गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 की डेली रोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई महान हस्तियों को अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही रेयर अर्थ मटेरियल पर भी चर्चा करेंगे और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण न्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करेंगे। हर रोज की तरह आज का भी टॉपिक है हमारा। आज टॉपिक कौन सा है? स्पेशल टॉपिक वह है मानव रोग और पादप रोग। पादप रोग और मानव रोग जो है उनके कारण भी जानेंगे क्योंकि ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये चर्चा में क्यों है और क्यों मैंने इसको शामिल किया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज हमारी कौन सी है। वह है संसद का मानसून सत्र 2026 का जो मानसून सत्र था वह अब क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। तो ये तो जो हुआ है 13 अगस्त 2026 को समाप्त हुआ है और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र जो है 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था। कुल 19 बैठकें हुई थी। सत्र जो है 25 कैलेंडर डेज तक चला है। काफी गतिरोध रहा है इस सत्र में, तो इस वजह से काम ढंग से नहीं हो सका है। तो दोनों सदनों द्वारा कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं। तो टोटल 12 विधेयक ही पारित किए जा सके हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसको देख लीजिए। भारतीय संसद जो है 3 से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा जो है स्थायी सदस्य सदन है। तो लोकसभा अस्थायी का मतलब ये हुआ है कि इसको जो है चुना जाता है, यानी कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो है आप संसद चुनते भेजते हैं। तो इसमें जो है ये हर 5 साल बाद इसका गठन होता है। जबकि स्थायी सदन का मतलब इसका ये है कि ये सदन कभी भी स्थगित नहीं होता है, कभी भी बर्खास्त नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि हर 6 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं, यानी कि जितने भी 1/3 सदस्य हैं, 2-2 साल के अंतराल पर उनका जो है चुनाव होता रहता है और सीटें भरती रहती हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 वर्ष है। और मनी बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। संसद के नियमित सत्र जो है कौन कौन से हैं? एक है बजट, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो संसद के 3 सत्र हैं। एक बात आपको और याद रखनी है कि दो सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्र जो हैं उनके बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 13 अगस्त 2026 को संसद का कौन सा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है? तो ये कौन सा है? ये है मानसून सत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 इस समय चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है। 13 अगस्त की प्रमुख संसदीय खनन क्षेत्र की खबरों में रहा है। यह है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में क्या करेगा? संशोधन करेगा। खनिजों का महत्व जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स सप्लाई सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। सरकार ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की घरेलू उपलब्धता तथा एक्सप्लोरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया है। MMDR का पूरा नाम मैंने अभी आपको बता दिया है, क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। और जो किसमें संशोधन करेगा? 1957 जो मूल अधिनियम है उसमें संशोधन करेगा। खनिजों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो आगे आगे हम उसकी बात करेंगे कि जितने जो हैं मिनरल्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आगे वाला जो उसके संबंधित न्यूज है। MMDR जो बिल है 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधन करेगा? तो ये करेगा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 6 महीने के उच्च स्तर पर है। जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $31.98 बिलियन हो गया है, जो यूएस डॉलर है। ये 6 महीने का उच्चतम स्तर है। जुलाई में मर्चेंडाइज इंपोर्ट बढ़कर कितना हुआ है? $76.22 बिलियन। और अगर हम बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग कितना हुआ है? $44.24 बिलियन, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट में भी उल्लेखनीय जो वृद्धि है उसको दर्ज की गई है। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जो होता है उसमें से इंपोर्ट घटा दिया जाता है, तो ट्रेड बैलेंस निकाला जाता है। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो क्या है? ट्रेड सरप्लस होगा। और अगर इंपोर्ट इंपोर्ट जो है ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। इसको यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कि मान लेते हैं हम कोई वस्तु बाहर से खरीदते हैं, किसी भी देश से, मान लेते हैं यूएसए लिख लेते हैं यहाँ पर। यूएसए से खरीदते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंपोर्ट। और अगर हम कोई भी वस्तु
बाहर भेजते हैं, सपोज करते हैं जैसे हमने यूएई में भेजी है कोई वस्तु, तो इसको क्या बोलेंगे? भारत से भेजी है, भारत से भेजी है, तो यूएई में भेजी, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोर्ट। सिंपल भाषा में समझिए, इंपोर्ट का मतलब है खरीदना, यानी हम किसी भी देश से खरीदते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब है बेचना। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम जो है ज़्यादा वस्तु बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, और अगर हम ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो हमारा जो मनी है, हमारे देश का जो धन है, वो बाहर जाएगा, इसलिए हमें नुकसान होगा। तो ये सिंपल सी एक बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका प्रश्न क्या है? जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है? तो ये कितना रहा है? 31.98 बिलियन। 30 है ना? हाँ, 38.98 बिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए 20 बिट्स जो हैं, ये हैं, आइए समझते हैं इनको क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मेटल्स यानी कि REPM के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली स्कीम के तहत 20 बिट्स प्राप्त हुई है। 20 बिट्स का मतलब समझिए, ये क्या है, कौन है? प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कम से कम 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। फिर सरकार ने इनमें से 20 कंपनियों को के साथ जो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया। उस सरकार को इन 20 बिट्स में से सिर्फ 5 कंपनियों को चुनना है जो 1200 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी। तो ये है 20 बिट्स। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विकसित करना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जो है सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट महत्वपूर्ण होते हैं। REPM जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, और NdFeB ये क्या है? न्योडियम, आयरन और बोरान, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। रेयर अर्थ एलिमेंट कितने होते हैं? रेयर अर्थ जो मटेरियल या एलिमेंट कितने होते हैं? 17 होते हैं, ये याद रखिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही इनका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस मोटर में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितनी बिट्स प्राप्त हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनीमिया मुक्त भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12-13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में अनीमिया मुक्त भारत अभियान पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक जो हैं प्रतिनिधि ये शामिल हुए थे। नया अनीमिया मुक्त भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बेनिफिशियरी लेवल ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, टाइमली फॉलो अप को मजबूत करना है। और एनीमिया मुक्त भारत जो है भारत में एनीमिया को कम करने की राष्ट्रीय पहल है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मूल रणनीति जो है सिक्स सिक्स गुना सिक्स गुना सिक्स यानी 6x6x6 स्ट्रेटजी है। सिक्स का मतलब, पहले सिक्स का मतलब 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप है, और दूसरे 6 का मतलब है इंटरवेंशन है, और तीसरे जो 6 है यानी कि 6 है, उसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो ये जो है 6x6x6 स्ट्रेटजी है। हम बात करते हैं इसके अब कुछ महत्वपूर्ण, हाँ, प्रश्न देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि 12-13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एनीमिया मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। नए लॉन्च किए गए एनीमिया मुक्त भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बेनिफिशियरी लेवल ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग एंड टाइमली फॉलोअप को मजबूत करना है। क्या ये सही है? हाँ। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है? नहीं। इसका क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो ये क्या है? गलत है। एनीमिया मुक्त भारत की मूल रणनीति 5x5x5 स्ट्रेटजी है? नहीं, ये है 6x6x6 स्ट्रेटजी है, और जिसका अर्थ है 5 राज्य 5 स्टेप। ये गलत है। इस कार्यशाला में केवल 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया? नहीं। इस कार्यशाला में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखिए, ये है 160 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वह शामिल हुए हैं, 50 नहीं हुए हैं। तो कितने हैं? 160 से अधिक। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन केवल एक सही है। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण मानव रोग और पादप रोग। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा दूषित जल या भोजन से होता है। हैजा जो है विब्रियो कलेरी जीवाणु से दूषित जल और भोजन से होता है। तपेदिक टीबी यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति को हवा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से जो है व्यक्ति में पहुंचता है, तो उसको क्या कहा जाता है? टीबी। और ये कौन सा इसका वायरस है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। एक देखते हैं डेंगू। डेंगू जो है डेंगू विषाणु के द्वारा फैलता है मादा एडीज मच्छर के काटने से। खसरा जो है खसरा विषाणु संक्रमित संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू जो है ये भी संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, और इन्फ्लुएंजा विषाणु है। कोविड 19 कोरोना वायरस सॉर्स कोव 2
ये भी फैलता है इसी तरह से। पीलिया जो है जॉन्डिस हेपेटाइटिस वायरस है और ये ए, बी, सी और ई है। खुजली जो है ये साकोप्टेंस स्केबी नामक माइक्रोस्कोपिक कीट के द्वारा फैलता है। दांत जो है ये फंगस टीनिया के द्वारा फैलता है। पेट का अल्सर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी या शरीर में इंसुलिन के असंतुलन के कारण होता है। हृदय रोग जो है वसा का जमाव, उच्च रक्तचाप, तनाव, खराब जीवन शैली आदि के कारण क्या होता है, हृदय रोग होता है। कैंसर जो है ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि यानी कोशिकाएं जो है बेवजह बढ़ने लगती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। वृद्धि का मेन कारण है धूम्रपान, शराब, प्रदूषण, ये जो है इसके मेन कारण है। पादप रोग देखें तो पादप रोग और उनके कारण की बात कर लेते हैं। तना गलन रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है। फ्यूजेरियम राइजोटोनिया इस वायरस के कारण होता है। पत्ती धब्बा जो है ये फफूंद के कारण होता है। अल्टरनेरिया हेमिन्थोस्पोरियम झुलसा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है और फफूंद के कारण भी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो है ये फफूंद के कारण होता है और ये जो है एरिसिफी कुल का है। जंग रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है। बिल्ट रोग फफूंद के कारण होता है। मोजेक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। देखिए ये नाम जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना गहराई में कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछता है। सिर्फ क्या पूछेगा, मोजेक रोग जो है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। पत्तों का मुड़ना विषाणु, माइट, कीट का प्रकोप इस वजह से जो है पत्ते मुड़ जाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। रचक रोग जो है स्कैब जो ये है फफूंद और जीवाणु के कारण होता है। ब्लाइट ब्लाइट रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है, केवल फफूंद। ये आपको याद रखना है कि ब्लाइट रोग किसके कारण होता है, फफूंद के कारण होता है। डेमिंगू ऑफ जो है ये फफूंद के कारण होता है। गॉल रोग जो है बैक्टीरिया के कारण। लीफ कर्ल विषाणु। फल सड़न रोग फफूंद। ग्रासी सूंडी रोग जो है कीट के कारण। सुंडी, एफिड, थ्रिप्स। सुंडी मतलब जो सूंडी होती है, एफिड और थ्रिप्स इनके कारण होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी न्यूज है। गर्म हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर ये आज का सबसे नया डिफेंस लॉन्च है और ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या है ये। अब तक सेना के लिए बनने वाले हाई क्वालिटी बाइनोकुलर अब आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होंगे। इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, ट्रैकिंग, वर्ड वॉचिंग, वन्यजीव अवलोकन, आपदा प्रबंधन, लंबी दूरी की निगरानी में इसका उपयोग किया जाता है। भारत अब अपटेल लिमिटेड यानी कि आईओएल ने स्वदेशी रणो हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर को सिविल बाजार के लिए लॉन्च किया है। आईओएल जो है रक्षा उत्पादन उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाला एक मिनीरत्न श्रेणी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो ये आपको याद रखना है, आईओएल कैसा है, मिनीरत्न श्रेणी 1 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून द्वारा विकसित की और निर्मित किया गया है, जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की एक इकाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार गरुण आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है, जो स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के माध्यम से बना है। इस फैक्ट्री को 1943 में एक सटीक ऑप्टिकल निर्माण की समृद्ध विरासत प्राप्त है। आईओएल यानी कि इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, संबंधित इसका मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गरुण हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2024-25 ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इनको आप याद रखिए कि संगीत नाटक जो अकादमी है किसके लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना है। स्थापना कब हुई ये भी याद रखना है। किसने दिया है ये भी याद रखना है। तो संगीत नाटक जो अकादमी है पुरस्कार है, ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी है। स्थापना इसकी कब हुई, 1952 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है ये। और इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो म्यूजिक, डांस और ड्रामा क्षेत्र में दिया जाता है। ट्रेडिशनल फ्लॉक परफॉर्मिंग आर्ट्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अगस्त 2026 को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया है। ये पुरस्कार 2024 और 25 के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पुरस्कार जो है परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। कुल कितनी हस्तियों को मिला है, कुल कितनी हस्तियों को चुना गया है, 115 हस्तियों को, ये आपको याद रखना है। तो 7 विख्यात हस्तियों को अकादमी फेलो अकादमी रत्न बनाया गया है। तो ये कौन है, इनको भी देख लेंगे एक बार। ये अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, जो किसी भी समय 40 तक सीमित होता है, या 40 से अधिक नहीं होगा, 40 तक ही रहेगा। 108 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजाति कठपुतली कला के क्षेत्र से है। किन्हें मिला है, 7 फेलो के नाम है, उनको देख लेते हैं। रा, रामलाल बरेठ, एवी आनंद, रीता गांगुली, क्रोध दधीच, चित्रंजन ज्योतिषी, कुसुत मर्थी रतैया शर्मा, सुधरानी रघुपति जो है इनको चुना गया है।
चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी 2024-25 में कुल कितने कलाकारों को चुना गया है? तो इसमें है कितने कलाकारों को चुना गया है? ये चुना गया है 115। चलिए तो अब देखते हैं कि हमारी जो है यहाँ से आज की इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स थी ये सारी समाप्त होती है, और कल हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज लाएंगे और वो भी काफ़ी अच्छी और स्पेशल होगी। और उसमें जो है हम स्पेशल टॉपिक भी जोड़ते हैं, तो आप जो है उसको अच्छे से पढ़ते जाइए और अपनी परीक्षा को जो है अपनी जो रणनीति है उसको इम्प्रूव करते जाइए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।